अब हम बच्चों अगले टॉपिक की बात करें यहाँ पर, तो हमारा टॉपिक आता है तो इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, जिसे हम शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं, बैटरी का ईएमएफ। एक हम बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज, ये सब बैटरी से रिलेटेड है। और एक हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो तीन टॉपिक जो सेल से रिलेटेड है। सेल आप जानते ही हो, सेल क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सेल होता है। ये सेल करता क्या है, सर्किट में करंट फ्लो करता है। किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से इसको कनेक्ट कर दो, करंट फ्लो होने लग जाती है, ठीक है। तो ये करता क्या है, केमिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर आपसे सेल की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कह सकते हो, सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है, तो ये सेल होता है। अब सेल के अंदर ये तीन टर्म हमारे यूज आती है, एक तो ईएमएफ, एक टर्मिनल वोल्टेज और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। दो टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल्स होते हैं और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पेंसिल सेल। आप वॉच में जो सेल डालते हो ना, वो पेंसिल सेल, तो वो क्लॉक के अंदर जो सेल डलता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेल, एक बार यूज करा फेंक दिया। और सेकेंडरी सेल क्या होता है, जो चार्जेबल होते हैं, बार बार चार्ज किए जा सकते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, ठीक है, या कार में बैटरी डलती है, गाड़ी में बैटरी डलती है, ये बार बार चार्ज किया जा सकता है। इनको सेकेंडरी सेल कहते हैं। दो तरीके के होते हैं। तो ये तो सेल की थोड़ी सी नॉलेज थी, लेकिन अभी हमारा मेन टॉपिक है ये तीन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें समझना है, टर्मिनल वोल्टेज हमें समझना है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें समझना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, ये क्या होता है। तो बच्चों ईएमएफ की एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। ईएमएफ इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स of a cell in open circuit। तो कोई भारी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो हम प्लस और माइनस बनाते हैं ना सेल में, ये क्या है, प्लस का मतलब ये थोड़ी है कि ये प्लस और ये माइनस, नहीं। प्लस का मतलब है हाई पोटेंशियल और माइनस का मतलब है लो पोटेंशियल। तो दो तरीके के पोटेंशियल होते हैं इसमें, प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल। तो दो तरीके के पोटेंशियल इसमें होते हैं। ये होता है ईएमएफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड आती है टर्म। अच्छा एक बात याद रखना कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब आप बाजार गए और एक सेल खरीद कर लाए, आप बाजार गए एक सेल खरीद कर लाए, तो वो ओपन सर्किट में था। एक सेकेंड, तो जब आप बाजार से सेल खरीद के लाते हो मार्केट से, तो वो ओपन सर्किट में होता है, मतलब पैकेट में है, बस उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ओपन सर्किट में आपको लिखा हुआ मिलेगा सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट। तो ये जो लिखा हुआ है सेल के ऊपर, यही है ईएमएफ, ठीक है। जो आप बाजार से सेल लाए, ओपन सर्किट का मतलब होता है उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में प्लस और माइनस दो इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच का एक हाई पोटेंशियल पर है, एक लो पोटेंशियल पर है। जैसे सेल का एक मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव तो मान लो 10 वोल्ट पर है और नेगेटिव 5 वोल्ट पर है, ये सेल है पूरा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 माइनस 5 यानी 5 वोल्ट। ओपन सर्किट है, करंट फ्लो हो नहीं रही है, किसी वायर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। क्लियर है कहानी। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। ये ध्यान रखना, कौन से सर्किट में, ओपन सर्किट। अब हमने क्या करा, अब हम पढ़ रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या चीज है अब समझो।
अब हमने इसको मान लो एक वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करते ही करंट फ्लो हुई, कनेक्ट करते ही क्या फ्लो हुई, करंट। वो करंट अंदर भी फ्लो हुई, और अंदर जब करंट फ्लो होगी तो अंदर एक टर्म यूज आती है जो अभी हम 3rd नंबर में पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये होता है सेल के अंदर। इस रेजिस्टेंस की वजह से अंदर ही अंदर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले से कम हो जाता है। जब तक करंट फ्लो नहीं हो रही थी बढ़िया था ये, करंट फ्लो होते ही इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाएगा, और ये इफेक्टिव होते ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रॉप कर जाएगा। जैसे 5 वोल्ट का मिल रहा था वैसे दोनों का डिफरेंस, लेकिन करंट फ्लो करते ही ये कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो अब जो ये ड्रॉप हुआ है नया, वो है टर्मिनल वोल्टेज। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि ईएमएफ तो ओपन सर्किट में होता है। कौन सा सर्किट में, ओपन सर्किट में, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्लोज सर्किट में होती है। जब सेल के अंदर से करंट फ्लो होने लगती है तो हमें ये नहीं मिलेगा, बाजार से लाए थे 1.5 वोल्ट का, आप इसमें करंट फ्लो करो और फिर इसका मीजर करो वोल्ट मीटर से, तो ये 1.5 वोल्ट कभी आएगा ही नहीं, 1.4 वोल्ट आएगा या 1.3 वोल्ट आएगा। तो वो जो थोड़ा सा एनर्जी है वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है, और टोटल उतना हमें नहीं दे पाता जितना बताया गया था। उसका रीजन है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो अपने एनर्जी को अंदर ही अंदर ड्रॉप कर देता है। तो इसलिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लिटिल बिट लो हो जाता है क्लोज सर्किट के अंदर, और क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों का, उसी को हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो इसी डेफिनेशन को लिख दें, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन क्लोज सर्किट। तो बस हमारी ये डेफिनेशन उसी की बन जाएगी टर्मिनल की। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ ही गए, एक ओपन सर्किट में जो हम बाजार से खरीद के लाए थे सेल वो, और एक क्लोज सर्किट में। अब हम बात करते हैं 3rd पॉइंट जो आया हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? अच्छा, ईएमएफ को स्मॉल ई से शो करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को V से, और इंटरनल रेजिस्टेंस को R से। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे शो करते हैं? स्मॉल r, EVR। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को समझते हैं अलग से, डीपली समझो ध्यान से। मैं बात करूंगा 2 तरीके से, एक तो आउटसाइड द सेल क्या होता है, और एक इनसाइड द सेल क्या होता है। आउटसाइड मतलब सेल के बाहर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। पहली बात, ये सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर करंट ऐसे फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब अंदर की बात करो, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट हो जाती है। सेल के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेकंड, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये किसकी वजह से फ्लो हो रही है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये करंट बनती है, क्योंकि ये वायर है, कंडक्टर में करंट फ्लो होने का कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बाहर की बात है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से फ्लो होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अंदर क्यों होती है करंट फ्लो? ड्यू टू आयंस। इलेक्ट्रोलाइट बना लेता है आयन। सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या बना लेता है? आयंस। वो आयंस फ्लो करते हैं और अंदर करंट फ्लो होती है। थर्ड पॉइंट, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ऐसे मूव कर रहे हैं तो क्या इनका अपोज होता है? बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा है। और उस अपोज को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी आउटसाइड द सर्किट तो क्या होगा? उसका अपोज होगा। उस अपोज को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट जब अंदर होगी फ्लो
तो भी अपोज होगा। वो अपोज कौन करेगा? ये अपोज कौन करता है? ये अपोज करता है अदर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस होते हैं अंदर, ये सब अपोज करते हैं। ये अपोज कौन करेगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके मॉलिक्यूल्स करेंगे। और ये जो अपोज है अब अंदर जो हो रहा है सेल के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्लियर कट बात ये है कि सेल के बाहर जो करंट का अपोज होता है, वो अपोज का जो रीजन होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और सेल के अंदर जो करंट का अपोज होता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर और बाहर सिंपल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस। कारण समझ गए सारा? थोड़ा डिफरेंस करके आपको समझाया गया है। सेल के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रही है करंट, सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रही है। सेल के बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है, सेल के अंदर आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, उसकी वजह से फ्लो होती है। जो सेल के बाहर अपोज होता है वो किसके कारण होता है? अदर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस होते हैं। वो पॉजिटिव आयन मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाके उनसे टक्कर मार देता है। तो ये अपोज क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। और सेल के अंदर जो अपोज होता है वो किसकी वजह से होता है? मॉलिक्यूल्स। आयन तो है ही, साथ में मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये रिवर्सिबल होती है इक्वेशन इसकी, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। तो जो अपोज मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करते हैं इनसाइड द सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये किस किस चीज पर डिपेंड होता है? ये 5 चीजों पर डिपेंड होता है। C, I, D, A, T। ये आप इस तरीके से 5 क्वांटिटीज देख सकते हो। C, I, D, A, T। C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक तो इस पर डिपेंड होता है। अब आप सोचो कि मुझे तो अच्छा सेल बनाना है, लो बहुत सारी कंसंट्रेट कर देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट को। ज़्यादा कंसंट्रेट करने से जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है और ईएमएफ डिक्रीज हो जाता है। तो ज़्यादा अपन को नहीं मिलाना होता है इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय। जो भी अपन मटेरियल मिला या जो भी केमिकल मिला रहे हैं उसको कम ही मिलाओ, जो एक फिक्स क्वांटिटी में मिलाया जाता है। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं मिलाना, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम कंसनट्रेट भी नहीं होना चाहिए। एक रेंज होती है, वहाँ तक होना चाहिए। एक होता है इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है सेल से, उस पर डिपेंड है। एक होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स कितनी ज्यादा डिस्टेंस पर है उस पर डिपेंड करता है। अब ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। एक होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइट। अब आप क्या कर रहे हो कि आप सेल बना रहे हो, सपोज करो, आप सेल बना रहे हो और आपने इतना सा ही लिया है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड इसमें इस तरीके से है। अब बताओ आपके इलेक्ट्रोड काम करेंगे कि नहीं करेंगे? ये तो आधे से ज्यादा तो खाली है। ठीक है। तो कितना एरिया इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, इसको यहां तक भरो आप फुल, फिर देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर ये एरिया ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा। तो अच्छा सेल बनाना है तो पूरा डुबो दो इलेक्ट्रोड्स को, पूरा डुबो दो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, अच्छा सेल बन जाएगा। एक टाइम के साथ साथ, टाइम पे भी डिपेंड है। कोई भी सेल हो, धीरे धीरे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लग जाता है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और वो धीरे धीरे सेल खत्म होने लग जाता है। तभी तो हमें उसे दोबारा चार्ज करना पड़ता है। तो ये 5 क्वांटिटी हैं जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। आप याद कैसे रखोगे? CIDAT। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जो इन क्वांटिटीज में रिलेशन बताएगा। ये R रेजिस्टेंस है। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको इसके सीरीज में ऐसे शो किया जाता है। अंदर तो बना नहीं सकते, तो बनाते बाहर ही है, बस इसके सीरीज में लगा देते हैं। तो इस कभी भी सेल के सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस लग रहा हो 1 ओम 2 ओम का, तो आप समझ जाना ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है I।
तो होता क्या है, जो ईएमएफ था वो था, जैसे हम बाजार से सेल खरीद के लाए थे तो कितना ईएमएफ था 1.5, लेकिन जब हमने इसको अंदर लगाया तो 1.4 ही मिला टर्मिनल वोल्टेज। बाकी कहाँ गया, बाकी कहाँ गया 0.1 का, 0.1 इस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो जाता है, सॉरी अंदर वाले रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो जाता है। 0.1 कहाँ ड्रॉप हुआ, अंदर वाले रेजिस्टेंस पर। तो जो ड्रॉप हुआ उसको, उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम, आई स्मॉल आर, इतना ड्रॉप हो गया। तो ये तो आई स्मॉल आर हो गया, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ईएमएफ मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 1.4, जो ड्रॉप हुआ वो ड्रॉप होने के बाद कितना था 1.4, और ड्रॉप हुआ वो कितना था आई आर, अगर दोनों को ऐड कर दें तो वही ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास। ये एनर्जी कंजर्वेशन हो गया पूरा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। अब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आई कैपिटल आर के इक्वल होता है। जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बाहर बाहर मिलेगा, तो बाहर बाहर कितना मिला आई आर, और अंदर कितना स्मॉल आई, कैपिटल आई स्मॉल आर। तो इसमें से हम आई कॉमन ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। तो ये फॉर्मूला कई जगह पर यूज आ सकता है। स्मॉल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ई ईएमएफ, आई इलेक्ट्रिक करंट और वी टर्मिनल वोल्टेज। तो इन क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन है, ये कई जगह पर डेरिवेशन में भी काम आ सकता है। आप इसको ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो कमेंट में जाके कर सकते हो, देख लो इसको।